अब जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है वो क्या चाहिए, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम प्लस फेडरल सिस्टम, ये दोनों चलता है वहाँ पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम, ये दोनों पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पहले समझे हुए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, वहाँ पे संसद के माध्यम से काम चलता है, वहाँ पे संसद लोग मिलकर के वहाँ पे बिल वगैरह पास करते हैं, कानून बनाते हैं। और फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, वहाँ पर केंद्र के तुलना में राज्यों के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं, यानी कि वहाँ पे राज्य क्या है, जर्मनी में राज्य काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। मतलब कि राज्य और केंद्रों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा ठीक तरीके से वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि वहाँ पे राज्याध्यक्ष को क्या बोलते हैं, फेडरल प्रेसिडेंट बोलते हैं, यानी कि संघीय राष्ट्रपति बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का देखा जाए अगर वहाँ के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें वो नाम मात्र का है, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ वहाँ पर किसके पास हैं, चांसलर के पास है। तो वहाँ पे जर्मनी में जो चांसलर का पोस्ट होता है वो जस्ट लाइक भारत में प्रधानमंत्री के जैसा होता है। तो वहाँ का जो जर्मनी का जो चांसलर होता है किसके समतुल्य माना जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के समतुल्य माना जाएगा। यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री के तुल्य, यानी कि भारत का पीएम और जर्मनी का चांसलर लगभग क्या है, एक जैसा सिमिलर सिचुएशंस में रहता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, वहाँ का फेडरल लेजिस्लेचर की बात अगर करें, वहाँ पे जो लेजिस्लेचर की स्थिति है वो कैसा है, फेडरल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब केंद्र के स्तर पर भी लेजिस्लेचर की पावर अच्छा है और राज्यों के स्तर पर भी, यानी कि दोनों ही जगह पे, राज्य और केंद्र दोनों ही जगह पर वहाँ का जो लेजिस्लेचर सिस्टम है उसके बीच पावर का सेपरेशन क्या है, अच्छा है। केंद्र के अपने जो सांसद, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत में विधायिका लोग काम करती है राज्य के स्तर पर, और जबकि केंद्र के स्तर पर कौन काम करती है, सांसद। तो ये चीज़ वहाँ भी देखने को मिलता है। और अगर हम फेडरल लेजिस्लेचर की बात करें तो वहाँ पर दो सदन चलते हैं, वहाँ भी दो सदन चलता है, जैसे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है ना, उसी तरह से वहाँ पर बुंदेस्टाग और बुंदेस्रात। अब ये क्या होता है बुंदेस्टाग, और ये नाम है, अब ये नाम है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्या नाम है, बुंदेस्टाग। ये जो है वहाँ का क्या है, पहला सदन, जिसको कि निम्न सदन कहते हैं, शॉर्ट में इसको लोअर हाउस कहते हैं। इसी को हम अस्थायी सदन भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके जो मेंबर होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे चुना जाता है इनका, डायरेक्ट मेंबर, यानी कि वहाँ पे जस्ट लाइक ये जो बुंदेस्टाग है भारत में लोकसभा के जैसा होता है। और इनका चुनाव कैसे होगा, वहाँ के पब्लिक के माध्यम से डायरेक्ट चुना जाता है। अगला क्या है इसमें, बुंदेस्रात, ये जस्ट लाइक भारत में जैसे राज्यसभा होता है ना, वैसे ही वहाँ पर दूसरा सदन है, उसका नाम क्या है, बुंदेस्रात। और ये क्या है हमारा अपर हाउस, ये इसका दूसरा सदन है। और इनका जो मेंबर होता है उनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि ये राज्यों की तरफ से आते हैं। जैसे भारत में राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, अलग अलग राज्यों के माध्यम से चुनकर आते हैं ना। राज्यसभा के मेंबर को थोड़ी डायरेक्ट लोग पब्लिक चुनता है, नहीं चुनता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग राज्यों के विधानसभा से चुनकर आता है। ध्यान देना, राज्यसभा का कभी चुनाव सुने हो कि राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, अलग अलग पार्टी के जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं हाँ राज्यसभा की सीट पे हम खड़े हुए हैं, नहीं। यहाँ पे लोकसभा के माध्यम से हो, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो लोकसभा का चुनाव कौन करता है, डायरेक्ट पब्लिक करता है। जबकि राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो राज्यों से चुनकर आता है, वो राज्यों का प्रतिनिधि है। वो राज्यों का प्रतिनिधि कैसे चुनाता है, वहाँ के विधानसभा जो होता है वही लोग, मतलब जो राज्य के स्तर पर जो वहाँ पे विधायिका होता है उसके माध्यम से चुनकर आता है, ठीक है। तो बुंदेस्रात जो है, अब ये इसकी खास बात क्या है, इसके पास वीटो पावर होता है। क्या होता है, वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होता है, पहले एक चीज़ समझो, सब कॉमन सी बात समझना कि वहाँ पर इन दोनों की तुलना में पावर किसके पास ज़्यादा होता है, जो लोअर हाउस है बुंदेस्टाग के पास क्या, इसके तुलना में ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे भारत में भी लोकसभा के पास ज़्यादा ताकत है कि राज्यसभा के पास, ओबियसली लोकसभा के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ देखो बुंदेस्रात के पास, हालांकि इसके बुंदेस्टाग की तुलना में कम पावर है, अपर हाउस है लेकिन कम पावर है, लेकिन फिर भी इसके पास वीटो पावर है, जो सबसे खास बात है। जो कि भारत में जो राज्यसभा की स्थिति है, देखो अगर हम कहने के लिए अगर चाहें तो भारत में जो राज्यसभा है उसके पास वीटो पावर नहीं है, जबकि जर्मनी में राज्यसभा की जैसा जो वहाँ पे बुंदेस्रात है उसके पास वीटो पावर है। इसका मतलब है कि वहाँ की तुलना में, मतलब कि यहाँ की तुलना में जर्मनी का जो राज्यसभा का जो दिखता है उसके पास पावर क्या है, ज़्यादा है। तो जर्मनी के हिसाब से देखा जाएगा तो वही यही नहीं वहाँ का राज्यसभा कहलाएगा, बुंदेस्रात। अब ये वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर इसका मतलब समझो क्या होता है। वीटो का मतलब होता है कि तुम किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाने का पावर रखते हो।
वीटो का मतलब ये होता है, जैसे समझो 4-5 आदमी मिलकर कोई फैसला कर रहा है, आमतौर पर जो फैसला होता है वो आपसी सहमति से लिया जाता है। अगर 5 में से 2 लोग 3 लोग अगर सहमति जताता है तो उस काम को हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वीटो में क्या होता है, अगर एक व्यक्ति भी अगर मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए तो फिर वो चीज़ नहीं होगा। वीटो का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर। एक बार उसमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर मना कर दिया तो वो कानून पारित। अच्छा, भारत में ऐसा होता है क्या? भारत में राज्यसभा वीटो पावर लगा पाएगा? नहीं, राज्यसभा वीटो पावर नहीं लगा सकता है। यहाँ पे राज्यसभा के पास तो वीटो पावर होता ही नहीं है। राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर होता है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है, हम पढ़ेंगे। वीटो पावर राष्ट्रपति के पास जो है वो हाँ, वीटो पावर का मतलब सीधा बात है कि एक आदमी भी मना कर दे तो मना हो गया। बहुमत वाला बात वहाँ नहीं होता है। जैसे यूएन में अक्सर तुम देखना कि जब भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की बात होती है तो चाइना क्या करता है, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल। क्योंकि जो यूएन में यूनाइटेड नेशन का जो अस्थायी सदस्य है उसमें से कोई भी सदस्य अगर एक बार किसी चीज़ पे मना कर देगा तो सभी को मानना पड़ेगा। ये होता है वीटो पावर। मना सिर्फ सांकेतिक रूप में नहीं होता, सच में मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे राज्यसभा के जो जैसा जो दिखता है बुंदेसरात, इसके पास क्या है, वीटो पावर। एक बार अगर कोई चीज़ मना कर दिया तो बुंदेसरात उस चीज़ पे फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आया? तो देखा जाए तो भारत में जो राज्यसभा है उसकी तुलना में तो वहाँ का जो बुंदेसरात है उसकी स्थिति क्या है, ज़्यादा मजबूत। अगर हम सवाल पूछेंगे तो ये बता दोगे ना कि भारत के राज्यसभा की तुलना में वहाँ का राज्यसभा जैसा जो दिखता है स्ट्रक्चर, बुंदेसरात जो कहते हैं, उसके पास पावर क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, वीटो पावर है। नेक्स्ट, अब जो बात करें बुंदेसटैग की, जो बात करते हैं उसके सदस्य का चुनाव कैसे होता है, 2 वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अब देखो इसमें जो हर एक व्यक्ति जो वहाँ पे जर्मनी में हर एक व्यक्ति 2 वोट देता है। एक वोट देगा वहाँ पे पार्टी को, किसी भी पार्टी को, जैसे 2-3 पार्टी जो भी वहाँ पे खड़ा होगा चुनाव में, उसको पार्टी, वहाँ पे सीधा पार्टी को ही वोट दिया जाता है। हम कांग्रेस को देंगे कि बीजेपी को देंगे, मतलब वहाँ पे पार्टियों का नाम दूसरा है, ठीक है। तो एक वोट किसको जाएगा, आप किस पार्टी को समर्थन करते हो, और एक वोट किसको जाएगा, जो स्थानीय जिले से जो सदस्य जो निर्वाचित होगा, जो लोकल लेवल पर जो व्यक्ति का चुनाव होगा। तो एक तो आप मतलब इसका मतलब कि साथ ही साथ आप दोनों काम कर लेते हो, केंद्र के स्तर पर भी चुनाव आप एक बार कर लिए और राज्य के स्तर पर भी चुनाव कर लिए। तो क्या होता है, एक वोट जो वहाँ पे किसको दिया जाता है, मतदाता की पसंद का दल, यानी कि वहाँ पर एक वोट किसको पड़ता है, अपने पसंद का जो भी पार्टी उसको आप वोट कर दो, हाँ आप इस पार्टी को पसंद करते हो। और दूसरा वोट किसको पड़ेगा कि आप किस व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो एक हो गया व्यक्ति को और एक हो गया पार्टी को। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को चुनाव में एक्टिव होने का मौका मिलता है, और इसी प्रोसेस से वहाँ पर क्या बनता है, बुंदेसटैग के जो मेंबर, जो लोअर हाउस का जो मेंबर है वो इसी माध्यम से बनता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल जानने का उतना हमारी ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। जो खास बात वहाँ पे जो जर्मनी में दिखता है, वहाँ पर रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। अब ये रचनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, और अविश्वास को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। तो नो कॉन्फिडेंट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट। नो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी देश में वहाँ के जो विधायिका का जो होता है, जैसे ये बुंदेसटैग है, अब इसके मेंबर को अपने ही सरकार पे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है अपने सरकार पे। अपने सरकार पर अगर कोई भरोसा नहीं है, इसका मतलब सरकार वहाँ पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में क्या होता है, अगर यहाँ पे लोकसभा के मेंबर को अगर प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, उसको लगेगा ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, हम लोगों की बात ये सुनता ही नहीं है, तो इसका मतलब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंट मोशन ला सकते हैं ना, अविश्वास प्रस्ताव जैसे आ जाएगा सरकार गिर जाएगा। तो वहाँ भी ऐसा चलता है, वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव थोड़ा अलग तरीके से होता है। वहाँ देखो सरकार कैसे गिरता, समझना। वहाँ पर क्या होता है, जैसे निम्न सदन की अगर हम बात करें, यही बुंदेसटैग, तो बुंदेसटैग से ही चांसलर बनता है। वहाँ पे चांसलर जो होता है, जो उसका जो मेन हेड होता है, वो इसी से आएगा ना, किससे आएगा, लोअर हाउस का होता है चांसलर। अब जैसे मान लो कि आपको वहाँ पे कोई चांसलर पसंद नहीं है, उस चांसलर के खिलाफ आप क्या लाना चाहते हो, अविश्वास प्रस्ताव। तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि नया चांसलर कौन बनेगा। तो पहले आपको नया चांसलर का व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके बाद जो वर्तमान में जो चांसलर है इसको हटाना है, समझे बात को। तो पहले एक रिजर्व रख लो कि हाँ भैया जब इसको हटाएंगे तो नया चांसलर ये व्यक्ति बनेगा। इससे क्या होगा, सरकार वहाँ पर कभी गिरेगा। भारत में क्या होता है कि सीधा ये पसंद नहीं हमको, हटाओ, सरकार को गिरा दो। तो मान लो यहाँ पे भारत में लोकसभा के सदस्य अगर बोल देंगे ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, इसके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री क्या होगा, खत्म हो गया। अब फिर से चुनाव कराओ तब ना आएगा नया प्रधानमंत्री, तब तक तो बिना प्रधानमंत्री का देश चल रहा है।
बात समझ में आया? तो वहाँ पे तो राष्ट्रपति एक्टिव हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जर्मनी में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पहले चांसलर का व्यवस्था कर लो, नया चांसलर जिसको लाना चाहते हो। तो सबसे पहले समझो, कहता है कि यदि निम्न सदन में चांसलर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाता है, ठीक है, तो इस प्रस्ताव में यह बताना पड़ेगा कि नया चांसलर कौन होगा। और जब नया चांसलर की व्यवस्था कर दिए, उसके बाद आप पुराना वाला हटा लो चांसलर, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता कभी रहेगा, यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो कभी भी नहीं आएगा। यानी कि उसका उल्टा अगर समझें तो वहाँ पे राजनीतिक रूप से चीज़ें कैसे होगा, स्थिर होगा, स्टेबल होगा। शासन हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। सरकार, नया सरकार के लिए वेट नहीं करना है, पुराना सरकार तैयार है। मतलब कि नया, मतलब पुराना सरकार को अगर ख़त्म करना है तो नया सरकार ऑलरेडी चेयर पे बैठा हुआ है, इसको हटाओ, नया ले आओ। समझ में आया? तो वहाँ पे राजनीतिक रूप से कैसा स्थिति है, बहुत ही स्थिर है। तो राजनीतिक स्थिरता, इससे इसके वजह से क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता, यानी क्या, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहता है। ये इसकी सबसे खास बात है। कहाँ का, जर्मनी में। ठीक है, तुम देखना जब भी जर्मनी में चुनाव वगैरह होता है ना, तो पहले नया चांसलर पहले ही बता देगा, हाँ भैया यही जाएगा। और ऐसे भी ये तो अविश्वास प्रस्ताव के सिचुएशन में था ना, ये तो हम खास बात किस चीज़ की बता रहे हैं, ये तो जब नो कॉन्फिडेंट मोशन आएगा तब की स्थिति में है। ऐसे तो हर एक देश में चुनाव तो टाइम पूरने के बाद होता ही होता है, लेकिन ये खास बात, ये अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विश्व में सबसे यूनिक कंसेप्ट कहाँ पर है, जर्मनी में। जबकि भारत में अविश्वास प्रस्ताव अगर आया तो सरकार ही खत्म हो जाता है, फिर जब नया चुनाव होगा तब आएगा। वहाँ पे ब्रिटेन में, सॉरी जर्मनी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इमरजेंसी। ये चीज़, यही चीज़ तो भारत सीखा है वहाँ से। जर्मनी का सबसे खास चीज़ ये सीखा है भारत, इमरजेंसी। हाँ, आपातकाल जैसे होगा उस देश में फंडामेंटल राइट खत्म, लोग अपना मौलिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, चिल्लम चिल्ली नहीं चलेगा, आपका जितना भी जीने का अधिकार, स्वतंत्र, मतलब जीने का अधिकार बचा रहेगा। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी आया तो आपको मार देगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि जर्मनी में ऐसा कोई, हिटलर के टाइम में एक्चुअली ये आया था, हिटलर जानता था कि देश में जो है स्थिति बहुत बदलते रहता है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ के आम लोगों से हम सेना में भर्ती होने के लिए अपील कर सकते हैं। तो तुम ये मत कहना कि मेरे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, हम सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए, मेरी मर्जी। तो लाइफ, मतलब कि जो फ्रीडम की जो बात कह रहा है वो फ्रीडम आपके पास नहीं होगा। कब, जब इमरजेंसी की स्थिति होगी तो आपका जो फंडामेंटल राइट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आया? तो इमरजेंसी का जो कंसेप्ट भारत में भी देख लो, जब भी इमरजेंसी यहाँ कभी भी आया है, चाहे वो 1975 में भी इमरजेंसी आया था इंदिरा गांधी के समय में, पूरे जितने सारे जो अपोजिशन के नेता थे ना, सबको पकड़ पकड़ के जेल में लाया गया था और जम के धोया था सबको, सबको याद है। ये अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, लाल कृष्ण आडवाणी, सबको जेल में पकड़ पकड़ के पीटा गया है। ये तुम्हारा लालू प्रसाद यादव, ये सब नेता बना कहाँ से, जयप्रकाश नारायण कहाँ से नेता उभरा, उसी टाइम से नेता उभरा। इंदिरा गांधी सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाले थे। उस समय तो आंतरिक विद्रोह के आधार पर जो है फंडामेंटल राइट ही खत्म कर दिया। पुलिस जिसको मन तिसको पकड़ के ले आती थी। ये होता है फंडामेंटल राइट खत्म होने के बाद। पुलिस को जिसको मनाया गया, पुलिस बोलेगा यहाँ पे भीड़ जमा नहीं करना है, 4 आदमी एक साथ खड़ा नहीं रहेगा, तुम दिख गए जाके पकड़ के ले आया। ये है फंडामेंटल राइट। ऐसे तो तुमको नहीं पकड़ता है, लेकिन जब तुम्हारा फंडामेंटल राइट ही खत्म हो जाएगा, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाएगा, तो फिर तुम्हारा कोई नहीं सुनने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा जो सिचुएशन हम देखे वो हमारा क्या था, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। तो आज हमारा जितना भी पूरा देश था सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा क्या आएगा, उसमें ये आएगा कि भारत अलग अलग देशों से क्या क्या बोरो किया, यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ दिखता है वो आपको दूसरे देशों से क्या क्या चीज़ हमने अच्छी अच्छी बातें क्या क्या लिया। तो ऑलरेडी बहुत सारे देश को पढ़ चुके हैं, कुछ एक जो देश जो छोटा मोटा देश जैसे कनाडा वगैरह हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो तब पढ़ लेंगे। जब कंपेयर करेंगे दूसरे देश से तो हम वहाँ पे अलग अलग देश से भारत ने क्या क्या लिया उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली दिखता है। ठीक है, तो जब भी कभी जर्मनी से रिलेटेड सवाल आए आराम से भारत के से कंपेयर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।